हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फाइल पर स्वागत है गाइस। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। प्यारे बच्चों, आपने थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज की टॉपिक, आज की क्लास गॉस के नियम के अनुप्रयोग रहने वाली है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग को डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से गॉस के नियम का अनुप्रयोग काफी जरूरी होता है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है प्यारे बच्चों। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग आपको 3 पढ़ने हैं। कुछ अनुप्रयोग काट दिए गए हैं, पर हम लोग उस अनुप्रयोग को भी डिस्कशन कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप चाहेंगे कि सर जो सिलेबस से कट गया है उस अनुप्रयोग को भी आप बता दीजिए, हम उसके बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं प्यारे बच्चों, आज की ये जो क्लास है वो आपको 2 पार्ट में मिलने वाली है। आज की क्लास में गॉस के सभी नियम के अनुप्रयोग कंप्लीट नहीं होने वाले हैं, तो उसकी बात जो कुछ बच जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गवाए हुए। स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, चैनल पे आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने अभी तक जितनी क्लास अटेंड किया सारे क्लास आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की भी क्लास हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारी जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है उसका सबसे पहला अनुप्रयोग क्या आता है, चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग उसका पहला अनुप्रयोग क्या आता है। ये आपका पहला अनुप्रयोग है। याद रखना, ये एग्जाम में आपकी हेडिंग किस प्रकार पूछी जाएगी। आपको हेडिंग देगा, आपको ये अनुप्रयोग देगा प्यारे बच्चों, साथ में इसके साथ एक न्यूमेरिकल्स जुड़ जाएगा। जो न्यूमेरिकल्स इसके साथ जुड़ेगा वो बिल्कुल आसान रहता है। तो दोनों न्यूमेरिकल्स और ये हेडिंग मिलकर या ये टॉपिक मिलकर प्यारे बच्चों आपका 5 नंबर एग्जाम में आता है। चलिए न्यूमेरिकल्स की अलग से क्लास आती है, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, हम बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अनंत लंबाई का एक आवेशित तार ले लेते हैं, जो कि हमको जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों। ये देखिए, हमने एक अनंत लंबाई का एक आवेशित तार लिया है। आवेशित तार कहने का मतलब है कि जिसपे आवेश फैला हुआ। आप कहेंगे सर कि सर आप बना के बताइए, तो बात करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा ये कोई तार, ठीक, ये कोई तार हो गया जिस पे आवेश क्या हुआ है, फैला हुआ है। जिस पे आवेश फैला हुआ है इसी को हम कहेंगे प्यारे बच्चों अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार। क्या कहेंगे, अनंत लंबाई का कोई भी एक आवेशित तार। ये हो गया सेम आपके यहाँ। अब इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो प्यारे बच्चों, गॉस के नियम के अनुप्रयोग की बात हो रही थी। गॉस ने बताया था कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या जिस पे आवेश वितरित है उसके कारण तीव्रता निकालनी है, तो उन्होंने कहा था कि आप उसको एक पृष्ठ के अंदर ढक दीजिए। तो हमने कहा कि इस तार के कारण तीव्रता यहां भी हो सकती थी, इस तार के कारण तीव्रता यहां भी हो सकती थी, इस तार के कारण तीव्रता यहां भी हो सकती थी, इस तार के कारण तीव्रता यहां भी हो सकती थी। तो हमने कहा प्यारे बच्चों कि गॉस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर लिए, और वो काल्पनिक पृष्ठ कौन सा हो गया, बेलन हो गया। वो काल्पनिक पृष्ठ क्या हो गया, बेलन हो गया। अब देखिएगा, अब हम लोगों ने ये एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया। प्यारे बच्चों, इस पृष्ठ को क्या नाम देंगे, गॉसियन पृष्ठ नाम देंगे। कौन सा पृष्ठ नाम देंगे, गॉसियन पृष्ठ का नाम देंगे। ध्यान से देखना, अब जो ये गॉसियन पृष्ठ है वो 3 पृष्ठ आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों। एक दो ठो गोलीय पृष्ठ S1 और S2, दो गोलीय पृष्ठ दिखाई पड़ रहा होगा, और ये एक आपका ये जो ये वाला भाग है इसका नाम S3 हो गया प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं कि वक्र पृष्ठ। ध्यान से देखना, जैसे हमने कहा कि कोई एक बेलन लेते हैं तो बेलन में क्या होता है, दो ठो गोलीय पृष्ठ होता है और एक ये वाला भाग होता है, ये ऐसे हम लोग वक्र पृष्ठ का नाम देते हैं। तो यहाँ 3 पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है, S1 S2 और S3। सेम आपके फिगर में दिखाया गया होगा बच्चों, S1 है और S2 है, और एक आपका जो पृष्ठ है बच्चों वो आपका यहाँ ध्यान ध्यान देना, S1 यहाँ है, S2 यहाँ दिखाया गया, S3 आपका यहाँ। 3 पृष्ठ, S1 S2 और S3, 3 पृष्ठ होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब हमको क्या निकालना है कि हमको तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है प्यारे बच्चों, तीव्रता। तो तीव्रता निकालने के लिए प्यारे बच्चों इस पूरे के पूरे पृष्ठ से, पूरे के पूरे पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, टोटल विद्युत फ्लक्स निकालकर गॉस के नियम से कल्पना कर देंगे, गॉस के नियम से तुलना कर देंगे, हमको इस तार के कारण तीव्रता मिल जाएगी प्यारे बच्चों। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं,
कि सबसे पहले S1 पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब जो S1 से विद्युत फ्लक्स होगा सेम वही डिट्टो S2 से भी वैद्युत फ्लक्स वही होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि यार दोनों पृष्ठ S1 और S2 दोनों पृष्ठ आपके समान है और एक ही जैसा है, तो जो वैद्युत फ्लक्स आपका यहाँ से होगा वही वैद्युत फ्लक्स आपका यहाँ से होगा। उसके बाद हम S3 से वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और तीनों से वैद्युत फ्लक्स निकालने के बाद जोड़ देंगे, जोड़कर गॉस के नियम से कल्पना कर देंगे या तुलना कर देंगे। तो हमको जो ये हमारी टॉपिक कर रहा है वो मुझे कंप्लीट रूप से मिल जाएगा। तो बच्चों ये चीज हटाकर हम अब उस चित्र को समझते हैं यार, उस चित्र में क्या है। ठीक, ध्यान से देखना। अब हमने कहा कि ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, इस पे ध्यान देना। ये कोई आग है, ये कोई क्या है, तार है, और इस पे जो ये चार्ज बांटे गए हैं वो चार्ज हो गए प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि माना एक आवेशित तार है जिस पे फैले हुए ये जो चार्ज दिखाई पड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो चार्ज है माना फैले हुए या माना तार पर आवेश की मात्रा क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं पहले चुप क्यू। तो माना तार पर आवेश की मात्रा क्यू। शुरुआत करते हैं आइए। माना तार, माना तार पर, माना तार पर आवेश की मात्रा, किसकी मात्रा, आवेश की मात्रा। माना तार पर आवेश की जो मात्रा है वो क्या है, क्यू है। ठीक, यहां तक हो गया। और जो ये तार की लंबाई है, मान लेते हैं प्यारे बच्चों की जो तार की लंबाई है वो तार की एकांक लंबाई L मान लेते हैं। माना जो ये तार की लंबाई है वो कितनी है, एकांक लंबाई क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो ये भी चीज यहाँ हम चाहो तो नोट कर दें तथा तार की एकांक लंबाई, तार की एकांक लंबाई, एकांक लंबाई, जो तार की जो एकांक लंबाई है वो आपने क्या मान के रखा है, एल मान के रखा है। अब ये बताओ आप, तार की लंबाई आपने एल मान लिया, तो अब इसमें जो आवेश फैला है आपने उसे क्यों मान लिया है। तो इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, हमने पिछले वाले क्लास में चर्चा किया, तो रेखीय आवेश घनत्व किसके बराबर हो जाएगा, फैले हुए आवेश और तार की लंबाई के अनुपात। तो तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा बच्चों, तो तार का, तार का रेखीय आवेश, तार का रेखीय आवेश, याद रखिए, ध्यान देना, तार का रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्डा बराबर होता है आवेश बटे तार की लंबाई। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। क्या अभी तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस पूरे के पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, पूरे के पूरे। तो ध्यान से देखिए, या तो आप अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल लो प्यारे बच्चों, हम अलग अलग ही निकालते हैं कि आपको अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले हम S1 से निकालेंगे, जो S1 से आएगा वही S3 से भी होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम S1 पृष्ठ से निकालें। किससे निकालते हैं, S1 पृष्ठ, S1, S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या, S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत, बच्चों किसी भी पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, पाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ये होता और टोटल इंटीग्रेशन। तो आप ये मुझे बताओ, ये जो डीए है वो क्षेत्रफल होता है बच्चों, और ई जो होता है वो विद्युत परिरेखा। तो इस सूत्र का हम उपयोग हर एक पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए करने वाले हैं। तो अब आप मुझे बताओ, जब हम S1 पृष्ठ की बात कर रहे हैं, आइए ध्यान से देखना, S1 पृष्ठ के लिए ध्यान से देखना,
ये आपका S1 पृष्ठ है प्यारे बच्चों। यहां से लेके यहां तक का जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम नाम देने वाले हैं S1 पृष्ठ। अब देखना, इस S1 पृष्ठ का एक छोटा सा भाग प्यारे बच्चों, इस S1 पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ये है, एक छोटा सा भाग DS1 है, जिसको हम लोगों ने काटा है। तो कटे हुए खंड की दिशा बाहर की तरफ है प्यारे बच्चों, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो S1 का एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश DS1 है, जिसकी दिशा बाहर की तरफ है, और जो विद्युत बल रेखा निकल रही है बच्चों, वो ऊपर की तरफ है। क्योंकि जब आप किसी तार पे आवेश को वितरित करते हो, जब आप किसी तार पे आवेश को वितरित करते हो, तो तार पे जब भी आवेश वितरित किया जाता है, तो विद्युत बल रेखाएं तार के लंबवत बाहर की तरफ निकलती है। तो कुछ विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार निकलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब तार पे आप आवेश को वितरित किए, तो सेम चीज हमने यहाँ तार पे आवेश को वितरित किया है, तो विद्युत बल रेखा ऊपर की तरफ निकल रही है। तो देखना, यहाँ E और इस कटे हुए क्षेत्रफल का बीच का जो कोण बन रहा है, वो 90 डिग्री का बन रहा है प्यारे बच्चों। इस बात को आप याद रखिएगा, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो एंगल बना है, वो कितने अंश का एंगल है, 90 डिग्री का। सेम वही चीज हम यहाँ क्लियर कर पाए, तो देखो यहाँ पर भी आपका 90 ही डिग्री का एंगल बना है। E और DS3 के बीच यहाँ भी 90 है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 90 है। केवल एक जगह जिधर देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ जो थीटा है, वहां थीटा कितना है, 0 है। ये बात क्लियर कर लो कि यहाँ थीटा 0 कैसे हुआ, क्योंकि जो ये कटा हुआ खंड है, वो कटे हुए खंड की भी दिशा ऊपर है, और विद्युत बल रेखा भी ऊपर की तरफ ही निकल रही है। इसलिए प्यारे बच्चों E और DS2 दोनों एक ही दिशा में है, वहां पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार प्यारे बच्चों फिर से ये बात क्लियर कर लो कि S1 पृष्ठ के लिए थीटा 90 है, और S3 पृष्ठ के लिए भी थीटा 90 है, और S2 पृष्ठ के लिए थीटा क्या है, 0। अब बात करेंगे आगे S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाले। अच्छा ध्यान से देखना, अब S1 पृष्ठ है, तो वैद्युत फ्लक्स का नाम हमने I1 दे रखा। क्या दे रखा, I1 इंटीग्रेशन ऑफ E। अच्छा, यहाँ DA है, यहाँ DA के बजाय कौन है प्यारे बच्चों, DS1 है, ठीक, cos थीटा। अब प्यारे बच्चों बता दो जरा सा, थीटा यहाँ कितना है, यहाँ थीटा कितना है, देखना थीटा यहाँ कितना है, 90 है। तो यहाँ हम वैल्यू ये पुट कर दें, थीटा की वैल्यू 90। पता है बच्चों, जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 रखोगे ना, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा के पूरा वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। और आपको देखना है ना कैसे होता है, तो ध्यान से देखना, यहाँ देखना बच्चों। तो पाई 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E, ये हो गया DS1, यहाँ जहाँ थीटा है, यहाँ 90 रख देना है। और पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर बच्चों यहाँ लिखेंगे कि cos 90 इक्वल टू 0। तो जब 0 रखोगे तो पूरा के पूरा पद ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुना इससे हो जाएगा 0। ठीक, तो बताओ जो वैद्युत फ्लक्स मिलने वाला आपको क्या मिलेगा, पाई 1 इक्वल टू 0। ठीक, ये आपने समीकरण नंबर का बना लेना है, तो बना लेना है पाई 1 आपने। सेम इसी तरह जैसे S1 से निकाला ना, सेम यही पृष्ठ हमारा S3 भी है, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो ना, तो कह रहे हो जो सेम S3 से भी वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि वहां पर भी थीटा हमारा क्या है, 90। तो क्या अगर हम ये लाइन लिखना चाहें, तो क्या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, करो थोड़ा सा अगर हम लोग इनको हटा लें। तो कह रहे बच्चों ध्यान से देखना, S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, उसे ध्यान। तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यस्त्री पृष्ठ से निकालना है, तो यार यस्त्री सॉरी
S3 नहीं, यहाँ S3, यहाँ ये S3 था ना, तो आपको यहाँ S3 कर देना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ थोड़ा सा यहाँ S3 कर देना है, और यहाँ जहाँ फाइव 2 की हो वहीं फाइव 3 हो जाएगा, और जहाँ ये आपने ये S3 पृष्ठ लिखा है यहाँ S2। ठीक, ध्यान से आप यहाँ जो आपका S3 है ना वो S2 हो जाएगा। ठीक, बस इतना, क्योंकि हमने S3 इसको माना था, तो S3 पृष्ठ हमारा यहाँ पर आया है, अब हमारा S2 है, तो देखो यार S2 के लिए थीटा हमारा क्या है, 0 है, बस इतना ध्यान देना है। तो आप बताओ यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा, पाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds2 E ds2 cos थीटा। अब यहाँ जो थीटा है वो क्या है, 0 है, अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, चाहो रखो तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E ds2 E ds2 cos 0, अर्थात cos 0 की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 रख दोगे तो आपके पास केवल E ds2 बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ E ds2। अब E का समाकलन नहीं होगा, E को आप बाहर करेंगे तो आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds2। अब ds2 है क्या वो समझना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ds2 जो है ये एक छोटा सा भाग है, बेलन के वक्र पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है। अब यार जब ds2 को आप समाकलन करोगे तो ऐसे ऐसे छोटे 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 कई पृष्ठ मिलकर ये बेलन का वक्र पृष्ठ ही तो बना रहे हैं, ये बेलन का क्या बना रहे हैं, वक्र पृष्ठ बना रहे हैं। तो कह रहे बच्चों जब आप इस छोटे से भाग का समाकलन करोगे तो छोटे से भाग का समाकलन करने का मतलब है बेलन का कुल वक्र पृष्ठ के बराबर आ जाएगा, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr h, और यच यहाँ हम नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ बेलन की हाइट के रूप में बेलन की लंबाई है। तो प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिएगा कि जो ये ds2 है ना उसका हम जब समाकलन करेंगे तो याद रखना यह इंटीग्रेशन ऑफ ds2 इक्वल टू हो जाएगा 2πr l। क्यों 2πr l हो जाएगा भाई, क्योंकि वो बेलन की वक्र पृष्ठ के बराबर है, ये चीज जो ये ds2 है वो वक्र पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है, अब उसका समाकलन मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हमारा यहाँ क्या आ जाएगा ये बताओ, जहां आपने E लिखा है E तो रहेगा, इस ds2 के स्थान पे क्या मिल गया, 2πr l, ये आपने फाई 2 निकाला है, और समीकरण नंबर क्या पाए, 3 नहीं 4 पाए, क्या पाए प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 4। अब आप बताओ, आपने फाई 2 निकाल लिया, फाई 3 निकाल लिए, फाई 1 निकाल लिए, फाई 1 और फाई 3 जीरो आए थे प्यारे बच्चों, फाई 2 बचा था हमारे पास। अब हमने कहा था कि कुल निकालना है, कुल वैद्युत फ्लक्स इससे 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 तीनों से, तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या निकल आएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स, एकदम लास्ट स्टेज पे आप पहुंच चुके हो, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो फिर जो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई, मान लेते हैं कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, फिर फाई 1, फिर फाई 2, फिर क्या फाई 3, वैल्यू पुट कर देते हैं प्यारे बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए फाई 1 की वैल्यू 0 है, चलो फाई 2 की वैल्यू यहाँ आपने निकाला E इंटू 2πr, और फाई 3 की वैल्यू कितनी है, 0 है। या 0 को 0 में ऐड करो, किसी को किसी में ऐड करो, कोई मतलब नहीं निकलता, मिला जुला के फाई ई जो आएगा वो E इंटू 2πr l के इक्वल आने वाला है। तो बोलो अभी तक तो यहाँ बातें आपको समझ आई है, तो यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, समझने के लिए ध्यान से। तो हमने वहां पर जुड़ा ना, तो फाई ई इक्वल टू हमने पाया था बच्चों ई इंटू 2πr, क्या पाया था, ई इंटू 2πr l, ये हमारा समीकरण नंबर 5 है। अब हमने कहा था कि प्यारे बच्चों जो वैद्युत फ्लक्स आप निकाल लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ से जब वैद्युत फ्लक्स का मान आप निकाल लेंगे तो उस वैद्युत फ्लक्स के मान को गॉस के नियम से हमको कल्पना करना रहता है, गॉस के नियम से तुलना करना रहता है। तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को हम गॉस के नियम से तुलना करेंगे। यार बताओ गॉस का नियम क्या है, हमें उम्मीद है तुम्हारे बच्चे गॉस के नियम को नहीं भूले होंगे। तो गॉस का नियम से
अब गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये तो हम लोगों ने अलग अलग पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स निकालना था, और गॉस भैया क्या बताए थे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब वो बंद पृष्ठ जो है फाई ई है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर घिरे आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, अच्छा। ये गॉस के अकॉर्डिंग है, ये हम लोगों ने निकाला। यार बच्चों दोनों की कंपेयर कर देते, दोनों की तुलना कर देते, तो समीकरण 5 व 6, ध्यान से देखना, समीकरण 5 व 6 की तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, यार बच्चों जैसे ही तुलना करोगे ना, कितनी गजब चीज आपको मिलने वाली। देखा, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर है, तो ये वाला पक्ष भी इसके बराबर होगा। आपको अगर ये चीजें ना समझ में आए, कुछ मत करना, ये फाई की वैल्यू यहाँ है, वही वैल्यू ले आके यहाँ रख दो, तो देखो दोनों पक्ष नहीं बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना, हमने एक बार फिर से बोला कि ये दोनों पक्ष बराबर है, तो ये दोनों पक्ष भी बराबर होंगे। तो वो वाला पक्ष क्या है, ई इंटू 2 पाई आर, ये वाले पक्ष कौन है भाई, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हमको क्या निकालना था, तीव्रता, तो तीव्रता कौन है, ई है, इसको छोड़कर बाकी सब लोगों को बराबर की इधर दे दो, तो बराबर के जब इधर आएंगे तो इधर गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, तो क्या मिलेगा, E इक्वल टू, यहाँ मिलने वाला क्या बच्चों, ध्यान से देखना, Q बटे ये एप्सिलॉन नॉट पहले था ही, और सारे लोग इधर आ गए तो भाग में 2 पाई आर। अब एक बात आप यहाँ देखो, तो समीकरण आपने एक में बनाया, समीकरण एक में क्या बनाया था, ध्यान से देखेंगे तो बच्चों समीकरण एक में आपने बनाया था कि जो ये Q बाई एल है वो लैम्डा के इक्वल है, ये जो Q बाई एल है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। तो जहां Q बाई एल आएगा हम लैम्डा रख लेंगे। तो चलिए देखते हैं Q बाई एल कहां पर पाया है। अब यहाँ आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये Q बाई एल यहाँ ये लैम्डा के इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, लैम्डा के, वो भी समीकरण एक, समीकरण एक से ये चीज लैम्डा की क्या मिलेगा बताओ, तब आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला बोलो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा E इक्वल टू, यहाँ लैम्डा हो जाएगा, ठीक, लैम्डा हमने रख लिया, कोई बात नहीं कर, फिर हमने रखा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही चीज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब कह बच्चों ये हमारे पास आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिला, पर क्या होता है कि जैसे यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको नहीं पता रहता, तो हमको निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए कह बच्चों इसको हम लोग उस फॉर्म में ले आते हैं जिसकी वैल्यू पता हो। तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना, अंश और हर में 2 से गुणा कर देना, बस अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, अब जैसे ही 2 से गुणा करोगे ना, कमाल की चीज पाओगे, देखो E इक्वल टू का गुना ऊपर करोगे तो 2 लैम्डा मिलेगा, ठीक, अब बटे कौन मिल जाएगा, आर मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा, इस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा, ठीक, 2 लैम्डा, और यहाँ मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखना क्या मिला, 2 का गुणा किए तो 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 का गुणा ऊपर कर दिए 2 लैम्डा/r। तो फिर बच्चों जो अब ये जो सूत्र आप पाए हो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा/r, यहाँ पर आपको कमाल की चीज क्या है कि इसकी वैल्यू आपको पता रहेगी, तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसान हो जाएगा। अच्छा बताओ, यहाँ ये जो आपने समीकरण पाया इतनी देर में, दोनों में आपको अंतर क्या मिला बताओ, दोनों में आपको अंतर क्या मिला है, दोनों सॉरी, जो आपने ये समीकरण पाया, इस समीकरण से आपको परिणाम क्या मिला, आपको रिजल्ट क्या मिला, तो देखो E जो है, जो E है प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बात समझ रहे हो, यानी तार का रैखिक आवेश घनत्व जितना ज्यादा रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा रहेगी। और क्या रिलेशन मिला है, और रिलेशन मिला है प्यारे बच्चों, E प्रोपोर्शनल 1/r, मतलब जिस बिंदु पे आप तीव्रता निकालोगे प्यारे बच्चों, तार से दूरी पर, तार से कितनी दूरी पर हो
उस पे भी डिपेंड है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो देख लो एक बार फिर से, ये चीज आपको कहीं न कहीं मजबूत बनाती है कि ई लैम्डा के साथ प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है, यानी लैम्डा को बढ़ाओगे तो ई भी बढ़ेगा, और यहाँ क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब आर को बढ़ाओगे तो ई घटेगा और ई को बढ़ाओगे तो आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इन दोनों के लिए अगर मुझे ग्राफ्स बनाने हैं ई और लैम्डा के बीच में और ई और आर के बीच में ग्राफ्स, तो हम ग्राफ्स बना सकते हैं। बच्चों बिल्कुल आसान है, कैसे बना सकते हैं देखना। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ई ऊपर लैम्डा के बीच ग्राफ, ई व लैम्डा के बीच ग्राफ। तो ध्यान दें, हमने कहा कि ये एक लाइन हमारी लैम्डा को व्यक्त कर रही है और ये एक लाइन ई को व्यक्त कर रही है। ऊपर जाने पे ई बढ़ेगा और इधर जाने पे लैम्डा बढ़ेगा। तो हमने कहा कि जैसे जैसे लैम्डा को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ई भी बढ़ रहा है। देखिए यही बता रहा है ना कि ज्यों ज्यों आप लैम्डा को बढ़ाओगे त्यों त्यों ई की भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब है क्या बच्चों, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ मिलने वाली है वो एक सीधी रेखा के रूप में मिलेगी, कुछ इस प्रकार ना, इस प्रकार इनके बीच मिलेगा, क्योंकि ये रेखा बता रही है कि जैसे जैसे हम लैम्डा बढ़ाएंगे वैसे वैसे ई भी बढ़ता चला जाएगा। अच्छा एक ग्राफ और बना लेते हैं बच्चों। एक ग्राफ है ई और आर के बीच, किसके बीच, ई और आर के बीच ग्राफ, यहाँ बीच ग्राफ, ई और आर के बीच ग्राफ। तो हमको क्या करना है, एक दो लाइनें खींच लेनी है, एक लाइन ई को व्यक्त करेगी और एक लाइन किसको व्यक्त करेगी, आर। तो ये लाइन आर को ये बता रहा है आगे बढ़ने पे आर बढ़ेगा, ऊपर जाने पे ई बढ़ेगा। ठीक, अब देखना दोनों में रिलेशन क्या है कि भैया जैसे जैसे दूरी बढ़ा, जैसे जैसे दूरी को बढ़ाओगे, ध्यान देना ये आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे ई की वैल्यू वैसे वैसे घटेगी ना, उसी को तो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन कहते हैं। तो ये बताओ ज्यों ज्यों आप दूरी बढ़ाओगे त्यों त्यों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, कुछ इस प्रकार। अच्छा ठीक, तो इनके बीच ग्राफ ये मिलेगा, इनके बीच ग्राफ। ग्राफ सबको केवल ये बताते हैं कि ज्यों लैम्डा बढ़ाओगे त्यों ई बढ़ेगा और ज्यों आर बढ़ाओगे ई त्यों घटता चला जाएगा। तो मेरे बच्चों इस प्रकार गॉस के नियम का जो पहला अनुप्रयोग था, आपके एग्जाम में कई बार ये अनुप्रयोग पूछा गया है बच्चों, और ये अनुप्रयोग पूर्ण रूप से बता दिए गए आपको, कहीं भी कोई भी चीजें शॉर्ट नहीं की गई है। एक बार हमको लगता है कि आपको फिर से शॉर्ट रिवीजन करा देना चाहिए कि क्या क्या हम लोगों ने किया था। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है, सेम ऐसे ही चित्र बनाना है। पर बच्चों ध्यान देना कि एग्जाम में डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए। गंदा बनाते हो, अच्छा फूहड़ बना दोगे पर बच्चों तो वहां से आपको नंबर्स काट दिए जाते हैं। तो अच्छा सा शेप बनाना है, बढ़िया सा। उनको शेप कैसे बनाना है, एक खुद तार ले लेना, तार पे आवेश को फैला देना है। ठीक, आवेश को फैला दिए, फिर उसके बाद उस तार के चारों तरफ एक बेलन की कल्पना कर लेना, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। भाई गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों तरफ वह फैला हुआ वह पृष्ठ जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वो गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर विद्युत बल रेखा की दिशा दिखा देना और जो कटे हुए छोटे छोटे खंड है उनकी दिशा दिखा देना। फिर उसके बाद क्लियर करना कि जो यशवन पृष्ठ है प्यारे बच्चों, यशवन का जो एक छोटा सा भाग डी यशवन है, उनके और ई के बीच का जो कोण है यार वो कितना है, 90 है। और सेम वही चीज ds3 और ई के बीच का कोण कितना है, 90 है। और ds2 और ई के बीच का कोण थीटा है, यानी 0 है। अब यशवन S3 और S2 तीनों पृष्ठ से आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना था। तो S1 पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए सूत्र हमने लगाया, थीटा 90 था तो S1 का वैद्युत फ्लक्स 0 हो गया। सेम वही पृष्ठ S3 था, उससे भी वैद्युत फ्लक्स 0 हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा यार कि S3 पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो ये S2 से देखना। तो S2 के लिए हमने लगाया E ds2 cos थीटा। यहाँ थीटा क्या था, 0 पर रख दिए 0। चलो जो cos 0 की वैल्यू 1 होती है E ds2 हो जाता। अब e को बाहर किए, e का इंटीग्रेशन करने वाले नहीं थे हम लोग, ds2 का इंटीग्रेशन करने वाले थे। तो पता करते हैं ds2 का इंटीग्रेशन किस बुक के फार्मूले में, ऐसा कुछ भी नहीं होता प्यारे बच्चों। यार ds2 क्या है, छोटा सा भाग है, और वो छोटा सा भाग बेलन के वक्रपृष्ठ का छोटा सा भाग है। तो ds2 का जब समाकलन करने वाले थे, तो ds2 का जब समाकलन करेंगे तो हम लोग पाने वाले थे भाई बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता 2 पाई आर एच, पर यहाँ h नहीं l था तो 2 पाई आर एच। अब ये हमारा सेकंड वैद्युत फ्लक्स आया। हमको टोटल वैद्युत फ्लक्स चाहिए था, टोटल वैद्युत फ्लक्स तीनों के ऐड के इक्वल होने वाले थे। तीनों को ऐड किया तो E * 2 पाई आर एल, वो जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट पेज पे पाया है। यहाँ टोटल वैद्युत फ्लक्स हमको ये मिला।
अब ये वैद्युत फ्लक्स हम लोगों ने अलग अलग पृष्ठ से निकालकर बताया, और भाई साहब उसी वैद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए गॉस ने अपना नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि उस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर है। तो भैया उनका नियम रखा, दोनों को कंपेयर किए, तो उनको कुछ इस प्रकार ये वाला था। जो ई और यहाँ हमने देखा कि जो ई है वो लैम्डा के अनुपाती है, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ा, अब लैम्डा क्या है भाई, अरे लैम्डा तार का रैखिक आवेश घनत्व है, तो जैसे जैसे लैम्डा को बढ़ाया वैसे वैसे ई बढ़ता गया। और जो जो हमने दिखा है ई और आर के बीच समानुपातिक रिलेशन है, दूरी बढ़ा रहे तीव्रता घट जा रही है, दूरी घटा रहे तीव्रता बढ़ जा रही है, वही दोनों के बीच ग्राफ हमने दिखा दी। उम्मीद है प्यारे बच्चों अभी तक आपको ये चीजें आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल मक्खन हो जाना चाहिए। तो समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल साधारण सा डायग्राम है। फिर बच्चों कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक ऐसा चादर, चादर आप लोगों ने ठंडी के सीजन में ओढ़ने के लिए प्रयोग करते होंगे, तो ऐसा। अब इस चादर पे आवेश को वितरित कर देते हैं, इस चादर पर आवेश को क्या कर देते हैं, वितरित कर देते हैं। देखो जैसा आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमने इस चादर पे आवेश को वितरित कर दिया। अब ध्यान देना, जब चादर पे हम लोगों ने आवेश वितरित किया, तो बढ़िया बात और मजे की बात क्या हुई कि जो चादर है उनसे विद्युत बल रेखाएं लंबवत पृष्ठ के बाहर निकल रही है, पृष्ठ के लंबवत बाहर या इधर, इधर या इधर। तो कुछ जो विद्युत बल रेखा निकलने वाली थी, वो विद्युत बल रेखा ई आपकी इस प्रकार निकल रही थी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं निकल रही थी कुछ इस प्रकार। ये विद्युत बल रेखाएं कुछ प्रकार इस प्रकार निकल रही, ये विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार निकलने वाली थी। ये बात तो पता हो गई, चलो ठीक, इतनी बातें आओ डायग्राम में देखते हैं क्या कुछ ऐसा कर रहा है। आप ऐसे से ध्यान देना, अभी ये देखना, ये जो बेलन है उसको छोड़ दो, ये देखो ये चादर है, चादर पे आवेश को फैलाए गए हैं, और जो विद्युत बल रेखा है वो विद्युत बल रेखा ई यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो इधर निकल रहा है, और ये विद्युत बल रेखा ई इधर निकल रहा है ना, दोनों ध्यान से। अब हमने कहा कि इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। आप बताओ, इस चादर के कारण तीव्रता यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो दोनों बिंदुओं को निकालने के लिए हम लोगों ने गॉस के नियम के अकॉर्डिंग तीव्रता निकालनी है, तो इसके अंदर एक, इसके चारों तरफ एक पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा। तो फिर बच्चों हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की क्या कर ली कल्पना, वो बंद पृष्ठ की कल्पना ऐसा हमने कहा कि भैया एक तो ये हमारा बेलन है, और ये कुछ ऐसा ये पृष्ठ हो गया, और ये कुछ ऐसा ये पृष्ठ। तो एक पृष्ठ इसका ये हो गया, और इसका एक पृष्ठ ये हो गया, और इसका एक पृष्ठ आपका ये हो गया, ठीक। इसका नाम आपने क्या दे दिया प्यारे बच्चों, S1, और आपने इसका नाम क्या दे देना है, S2 दे देना है, इसका नाम S3 दे देना है। अब क्या करना है हमको, S1 से S2 से और S3 से वैद्युत फ्लक्स निकाल के गॉस के नियम से कंपेयर कर देना, बस और कुछ भी नहीं। तो ध्यान देना, किसी भी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर है वो ध्यान देना होगा, और थीटा यानी जो उनके बीच कोण बनता है वो ध्यान देना होगा। तो फिर बच्चों अगर जैसे ही हम इस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग काटेंगे, तो कटे हुए भाग की दिशा, जो कटा हुआ भाग होगा, कटे हुए भाग की दिशा बाहर होगा। तो हमने अगर इनका नाम दिया डीए, तो कटे हुए भाग की दिशा बाहर होगा। और देखना ये जो विद्युत बल रेखा ई निकल रही वो भी बाहर है, तो यार जब ई और डीए दोनों एक ही दिशा में हो गए, देखना ई और डीए दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो यहाँ थीटा 0 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा कि ये वाले इधर ही रहेंगे, और इसी पर विद्युत बल रेखा ई मिल जाएगी। तो यार यहाँ भी ई और डीए के बीच का जो कोण है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी कोण 0 है, यहाँ भी कोण 0 है। केवल इस पृष्ठ की जब बात आएगी, इस पृष्ठ की कटे हुए खंड की दिशा बाहर की तरफ होगा प्यारे बच्चों, और जो विद्युत बल रेखा ई निकलने वाली है वो इधर होगी। तो यार बताओ यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो दिमाग में इतना जरूर सेट कर लेना है कि तीन पृष्ठ में दो पृष्ठ के लिए थीटा 0 है, इस दोनों गोलीय पृष्ठ के लिए थीटा 0 है, और जो आपका वक्र पृष्ठ है उसके लिए थीटा क्या है, 90 है। इस बात को आपको क्लियर कर लेना है। तो यही चीज आपको वहां एग्जाम में बनाना है। इसको हम इरेज करते हैं, उसकी बात करते हैं, आते फिगर पे जो हम लोग बना के रखें।
ध्यान से देखो। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक पृष्ठ आपको ये दिखाई देगा, देख रहे हैं ये एक पृष्ठ, ठीक। अब इस पृष्ठ पर जो ये आवेश है, जो ये आपके प्लस प्लस आवेश दिखाई दिए गए हैं, ध्यान ये आवेश दिख रहे हैं, ये आवेश इस पे फैले, तो माना पृष्ठ पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या, माना पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, शुरुआत करते हैं। माना माना पृष्ठ पर फैले आवेश की मात्रा क्या, पहले तो माना पृष्ठ पर फैले आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या है, क्यू। ठीक, इतना बात हमने क्लियर कर लिया कि भैया ये जो पृष्ठ है, ये जो चादर है, उस पे जो आवेश फैला उसकी मात्रा क्या मान लेते, क्यू मान लेते। अच्छा, ठीक, जब आपने क्यू माना तो पृष्ठ का क्षेत्रफल भी मानना पड़ेगा, तो मान लेते, माना पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, माना तथा तथा पृष्ठ का क्षेत्र तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या मान लिया आपने, ए मान लिया। पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। पृष्ठ के जो आवेश फैले हैं उसकी मात्रा क्यू है, और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है। अच्छा, ये बताओ तब पृष्ठीय आवेश घनत्व, तब तब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होने वाला है, ध्यान देना। पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप सिग्मा से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला हुआ आवेश और बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, समीकरण नंबर आपका क्या होगा, एक। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक दिक्कत ही नहीं रहना चाहिए। अब हमको क्या निकालना है, इस बात को याद रखना है कि हमको इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से, तीन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालने हैं। तो ये बताओ, इस पृष्ठ का नाम हमने रख रहे हैं S1, ठीक, और इस पृष्ठ का नाम हम रख रहे हैं S2, और ये जो ये पृष्ठ वाला भाग है, इस पृष्ठ का नाम हमने S3 रखा है। अब देखो, ये जो छोटा सा भाग आपने काटा हुआ है, कटे हुए भाग की दिशा इधर होगा, तो इसका नाम हमने DSP रख लिया। और जो विद्युत बल रेखा ई निकल रही है इसकी दिशा इधर है, तो इनके बीच तो कोण कितना बना है, 90 बना है। और बाकी प्यारे बच्चों, इनके लिए यहाँ जो थीटा है, देखना जिस दिशा में ई है उसी दिशा में डीए है, तो यहाँ तो S1 के लिए थीटा कितना है, 0 है। और सेम वही S2 के लिए भी थीटा क्या है, 0 है। इस बात को हमको ध्यान देना है यार, यहाँ भी थीटा 0 है, यहाँ भी थीटा 0, यहाँ थीटा हमारा 90 है। ठीक, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत बल रेखा की दिशा के बीच कोण निकालना रहता है। और क्षेत्रफल सदिश प्यारे बच्चों कटे हुए क्षेत्र का एक छोटा सा भाग होता है, और जिस जिस तरफ से क्षेत्रफल काटोगे उधर ही दिशा रहेगी क्षेत्रफल। ध्यान देना इस बात को। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास ये कोई गोला है और इस गोले का एक छोटा सा भाग काटना चाहते हैं, तो ये जो कटे हुए भाग है वो इधर होगा। तब जब आपने इधर से काटा है, जब आप गोले का एक छोटा सा भाग आप इधर काटोगे तो इस कटे हुए भाग की दिशा इधर होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि गोले को हम जिस तरफ से काटेंगे, जिस तरफ से गोले को काटेंगे, गोले का जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा उधर ही रहने वाली है। तो आपको इतना समझना है कि जब यहाँ एक छोटा सा काटेंगे तो डीए की दिशा इधर रहेगी, यहाँ काटेंगे तो इधर रहेगा, यहाँ काटेंगे तो इधर रहेगा, यहाँ थीटा 90, यहाँ थीटा 0। अब हम इनको देखते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब हमारा थीटा क्लियर हो चुका है। अब हमको पूरा के पूरा वैद्युत फ्लक्स, इस बार डायरेक्टली ठीक, ध्यान, पृष्ठ से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला
होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से देखना, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स को हमने फाई ई नाम दे देते हैं और ये फाई ई किसके इक्वल होगा, S1 S2 और S3 से। सबसे S1 वाले का नाम हमने फाई वन नाम दे दिया, ठीक, S2 का नाम हमने फाई टू दे दिया और S3 का नाम हमने फाई थ्री दे दिया। अब हम जानते हैं ये सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस, सेम यही सूत्र का यूज हम यहाँ करेंगे आज। तो फाई वन की बात आएगी तो प्यारे बच्चों जब फाई वन की बात आएगी इंटीग्रेशन होगा ना, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अब S1 जो पृष्ठ है वो S1 का एक छोटा सा भाग DS1 होने वाला है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाई वन के लिए हो जाएगा ई DS1 cos थीटा। अब फिर फाई टू के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फाई टू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ S2 का एक छोटा सा भाग ले लेंगे। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों, ये एक छोटा सा भाग DS2 है और यहाँ एक छोटा सा भाग क्या हो जाएगा, DS1 हो जाएगा ना, इस बात का ख्याल रखना। तो फाई टू के लिए क्या हो जाएगा, E हो जाएगा इंटू DS2 होगा, फिर क्या हो जाएगा cos थीटा। फिर अब तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फाई थ्री के लिए क्या हो जाएगा, E इंटू DS3 cos थीटा। केवल थीटा क्लियर करना, किसके लिए थीटा क्या है, सेम इसी सूत्र से तीनों को वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया गया। अब हमने थीटा पहले से ही क्लियर कर लिया है कि किसके लिए थीटा कितना है। अच्छा, S1 के लिए थीटा कितना है, 0 है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक। और S2 के लिए भी थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। चलो यहाँ भी। अच्छा, DS3 के लिए थीटा कितना है, देखना 90 है। तो यहाँ थीटा 90। याद रखिएगा केवल कि जहां थीटा 90 होगा वहां वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब S3 पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। हमारे पास केवल S2 और S1 दो ही पृष्ठ बचने वाले हैं जिससे हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस सूत्र की कोई जरूरत हम लोगों को यहाँ पर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 0 रखने वाले। तो चलिए टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई DS1। ध्यान देखना, यहाँ थीटा हमको 0 रखना है, तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस अगली बार में क्या रखना है, ई DS2 cos 0 रख लेना है, ठीक। अब तीसरे वाले के लिए क्या रख लेना, इंटीग्रेशन ई DS3 cos 0 की बजाय cos 90। एक बात क्लियर कर लो भैया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 90 0 हो जाएगा। जहां 0 होगा वहां पूरा के पद का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास बचेगा पाई ई इक्वल टू, यहाँ क्या बचने वाला है, इंटीग्रेशन ई DS1 और अगला इंटीग्रेशन ई DS2। बाकी और ये जो तीसरा वाला है ये 0 हो जाएगा। अब आप बताओ, यहाँ से ई कॉमन है, ई को कॉमन कर लो भैया, इंटीग्रेशन DS1। यहाँ पर ई कॉमन है, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ऑफ DS2 कर लो, ठीक। अभी तक तो कोई दिक्कतें नहीं हुई चाहिए। अब अगर हम आगे की बात करें, आगे बात वगैरह पढ़ना है, तो ये जो DS1 है हमने इसको पहले से मान के रखते हैं कि जो DS1 है ये S1 का एक छोटा सा भाग है और जो DS2 है वो भी S2 का एक छोटा सा भाग है। तो मान लेते हैं कि जो DS1 है वो S1 का एक छोटा सा भाग है, ये चीज। तो इस छोटे से भाग का समाकलन करेंगे तो ये पूरा भाग मिलेगा। तो मानते हैं इस पूरे भाग का क्षेत्रफल A है, पूरे भाग का क्षेत्रफल A है और इधर भी इस, तो जो क्षेत्रफल ये होगा वही क्षेत्रफल ये होगा क्योंकि दोनों सेम है ना, इस बात को याद रखना। यहाँ थोड़ा सा आपको आने के बाद इस बात को याद रखना, भूलना नहीं है कि जो माना ये चीज हम मान रहे हैं, मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ DS1 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ DS2 इक्वल टू A, मतलब दोनों का जो
इनका समाकलन और किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल a के बराबर। तो आप यहाँ भी a रखोगे, यहाँ भी। नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या मिलने वाला था, पाई ई इक्वल टू, अब आपने वहां रखा था ई ds1, अब समाकलन की कहानी आप खत्म कर लोगे। आपने वहां रखा था ई इंटू ds1, तो ई तो आपने रखा, पर ds1 जो है इंटीग्रेशन, उनकी वैल्यू आपने a पाया। फिर दूसरे पेज में भी आपने, दूसरे वाले में भी ई इंटू a रखना था। थोड़ा सा हम आपको बैक लेके चले दिखा दें। यहाँ पर जहां ds1 है वहां पर a रखोगे, e इंटू a पाओगे, जहां ds2 है वहां a रखोगे, e इंटू a पाओगे। वही चीज हम लोगों ने यहाँ लिखा है, e इंटू a। अब आप बताओ, ये और ये जोड़ दोगे क्या मिल जाएगा, 2ea। क्या मिलेगा, 2ea, ये पाई e की वैल्यू आ गई। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। ये समीकरण नंबर हमारा क्या होगा। अब हमने ये कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया है। कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के बाद हमने बोला था कि गॉस के नियम से हमको क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तो ये जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, इसको हम गॉस के नियम से तुलना। तो जरा सा अगर आपको याद होगा तो गॉस का नियम क्या होता है, तो उम्मीद है कि आप बता लेंगे। गॉस का नियम, गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो पाई ई क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर होता है। ये समीकरण नंबर क्या होगी, 3। अब हम 2 और 3 की तुलना कर देते हैं। 2 भी फाई ई है और 3 भी फाई ई है, यानी ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर है, तो ये वाला पक्ष भी इसके बराबर होगा। तो अगर हम समीकरण 2 व 3 की कल्पना करें या तुलना करें, तुलना करने का, तो समीकरण 2 और 3 की जब तुलना करोगे तो ये वाला पक्ष इसके बराबर होगा, तो 2ea इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखना कि हमको E निकालना है, E तीव्रता है ना, तो बाकी 2a गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अब बताओ क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट बात हमको मिलेगी E इक्वल टू, ध्यान देना 2a आपका इधर आ रहा है, तो q बटे 2a एप्सिलॉन। यहाँ तक तो बात ये होगी। अब हमने यहाँ एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, उनको याद आ रहा होगा कि हमने तो ये क्यू बाई ए समीकरण 1 में पढ़ा था कि समीकरण 1 से ये सिग्मा के इक्वल है। भाई जो क्यू बटे ए है वो किसके इक्वल है, सिग्मा के। अब क्या मिल जाएगा हमको, अब हमें मिलेगा वहां पर E इक्वल टू, यहाँ सिग्मा रख देंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यानी समतल आवेशित चादर के कारण जो तीव्रता होती है वो सिग्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र तो आपको ये मिल गया। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की विद्युतशीलता है। यहाँ अपने एक रिजल्ट पा गए, वो पाए हैं ई प्रोपोर्शनल सिग्मा। ई प्रोपोर्शनल सिग्मा, यानी अगर सिग्मा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा। यानी इनके बीच अगर ग्राफ देखा जाए, इनके बीच ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। मान लो कि ये सिग्मा है, ये इधर से इस तरफ बढ़ रहा है, और ये ई है, ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच जब आप ग्राफ खींचोगे तो दोनों के बीच ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा कि जैसे जैसे हम सिग्मा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ई भी बढ़ता चला जाएगा, कुछ इस प्रकार का। ठीक, तो ये ई और सिग्मा के बीच का ग्राफ हो गया। यहाँ से मिला कि ई जैसे सिग्मा को हम बढ़ाएंगे वैसे ई भी हमारा बढ़ेगा, और जैसे ई को घटाएंगे वैसे सिग्मा भी हमारा घटेगा। ये यहाँ से रिजल्ट मिला। अब जो ये समतल आवेशित चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो थी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। इस प्रकार आपके जो गॉस के नियम के 2 अनुप्रयोग थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। बचे हुए जो अनुप्रयोग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बचा हुआ अनुप्रयोग केवल आपका एक ही है जो कि आपके सिलेबस में है, और जो कुछ अनुप्रयोग है वो आपके सिलेबस से इस बार हटा दिए गए। अगर आप चाहेंगे तो उसको पढ़ा दिया जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो चीजें मैंने आज की क्लास में डिस्कशन किया है या जिस टॉपिक की बात हुई है वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। समझ में आया होगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।